हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम लिक्विड की बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द सरफेस टेंशन। अभी पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली है क्या, बट मैं आपको एक बात बता दूं, सरफेस टेंशन आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया है बट आप लोगों को इसका साइंटिफिक नेम पता नहीं। जैसे कि मैं आपको कुछ अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं। अगर कोई लेक होता है, उसके पास कोई पेड़ होता है, वो पेड़ का लीफ अगर वो वाटर सरफेस के ऊपर गिर जाए तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो लीफ वाटर के अंदर नहीं जाता, वो वाटर सरफेस पे तैरता है। देखो मैंने अभी इमेज डाली है, उसमें आपको दिख रहा है कि एक लीफ है और वो वाटर सरफेस के ऊपर तैर रहा है, राइट। या फिर दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, कोई नीडल है, छोटी सी पिन है, वो पिन भी वाटर सरफेस के ऊपर तैरती है। या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, कोई इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट वाटर सरफेस के ऊपर तैरता है। या फिर हम कोई थ्रेड डाल दे किसी फोम के ऊपर तो वो भी उसके ऊपर तैरता है, फ्लोट होता है। सो हाउ इट कैन पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन एक वाटर की ही नहीं, हर एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। मतलब जो सरफेस होता है उसको एक टाइप का टेंशन होता है, ये एक टाइप का स्ट्रेस होता है। तो वो स्ट्रेस क्यों आता है, ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये टॉपिक को आप एग्जाम के लिए मत पढ़ो, सच में इसके पीछे क्या राज है वो जान लो। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा और इसके एग्जाम्पल्स भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सरफेस टेंशन। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। सरफेस टेंशन की पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी हम स्टडी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, उसके बाद उसकी एनर्जी, वो सभी चीजें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, सब्सटेंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्चुअली 4 में होता है वैसे तो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ऐसे 3 टाइप के, और प्लाज्मा होता है। तो 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं और हर एक सब्सटेंस जो बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज एटम। और ये एक या दो, एक से ज्यादा एटम कंबाइन होके बनता है मॉलिक्यूल। मतलब हर एक सब्सटेंस जो बनता है वो मॉलिक्यूल से। तो ये जो मॉलिक्यूल है, चाहे सेम सब्सटेंस के हो चाहे अलग अलग सब्सटेंस के हो, ये एक दूसरे को जुड़े होते हैं। तो क्यों जुड़े होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ये मार्कर ले, ये मार्कर एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस भी किससे बना है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ टाइप के फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से। और उन्हीं फोर्सेस को देखो, मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर के, मॉलिक्यूल के अंदर के फोर्सेस हम स्टडी करने वाले हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस की वजह से सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो एक दूसरे को जुड़े होते हैं, क्योंकि उनमें होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, any two molecules of matter attract each other and the force of attraction between these molecules called as intermolecular forces। और intermolecular forces के भी 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स है, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। तो सबसे पहले जान ले हम लोग कोहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव फोर्स का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब एक ही सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल्स,
टू सेम मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल ये भी एयर का मॉलिक्यूल है, ये भी एयर का मॉलिक्यूल है, ये दोनों एयर मॉलिक्यूल्स है और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या फिर हम कंसीडर करें ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन बिटवीन दिस टू वाटर मॉलिक्यूल्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स वो सॉलिड में बहुत ही ज्यादा है। देखो ये सॉलिड है, दिस मार्कर इज सॉलिड। तो ये अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके जो दो मॉलिक्यूल्स है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से मैं उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाती। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स जो है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है और गैसेस में कम होता है, और लिक्विड में थोड़ा मिडल होता है, दोनों गैसेस से थोड़ा ज्यादा और सॉलिड से कम। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम और गैसेस में सबसे कम होता है। तो कोहेसिव, इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। उसके बाद है एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स मतलब अपोजिट टू दिस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एयर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो एक एयर और वाटर दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बराबर रहेगा। कंसिडर करो ये ग्लास मॉलिक्यूल है, अगर हम पानी डालते हैं ग्लास में तो पूरा पानी निकालने के बाद वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हमें वो ग्लास के ऊपर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से हमें वहां पे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कंसीडर करो ये एक वेसल है, इसमें हमने लिक्विड लिया, सपोज हमने वाटर लिया, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के हमें मिलेंगे। तो अगर मैं ये मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ वाटर का, तो ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सभी के ऊपर। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसका कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ही डिस्टेंस तक रहेगा। मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ के मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके नजदीक के मॉलिक्यूल्स के ऊपर है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते यहाँ का मॉलिक्यूल है, ज्यादा से ज्यादा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल तक है, यहां से यहां तक ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सभी डायरेक्शन में, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे सभी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस तक ही उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कितने डिस्टेंस तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। जैसे अपने मोबाइल की रेंज होती है, मोबाइल की रेंज कैसे होती है? टॉवर होता है, ये टॉवर क्या कर रहा है? मतलब एक एंटीना होता है, ये एंटीना क्या करता है? सभी डायरेक्शन में वेव्स ट्रांसफर करता है, और वेव्स ट्रांसफर करने के बाद अगर अपना मोबाइल वो वेव के अंदर है, सपोज मैक्सिमम डिस्टेंस इसका इतना है, यहां तक इसका सिग्नल हमें मिल रहा है, अगर हमारा मोबाइल इसके अंदर है तो वो वेव कैप्चर करेगा, अगर मोबाइल इसके बाहर है तो आउट ऑफ रेंज है। इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं ना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक इसका फोर्स है। वैसे ही मॉलिक्यूल का मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक ये मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ तक इसका फोर्स एक्ट हो रहा है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसके नजदीक के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलते हैं तो इसकी डेफिनेशन आएगी, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैन एक्ट। जहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। एंड सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ये जो रेंज होती है, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है सॉलिड एंड लिक्विड में,
ये डिस्टेंस होता है कुछ नियरली इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। 10 to the power -9 मतलब नैनोमीटर, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है। 10 to the power सेंटीमीटर का कितना होता है 10⁻², और ये 10⁻9। 1 सेंटीमीटर कितना छोटा है, उसका 10⁻² है, और ये -9 मतलब उससे भी बहुत छोटा। तो बहुत ही कम डिस्टेंस होता है। इतने कम डिस्टेंस पे ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल होता है सॉलिड्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रेंज बहुत ही कम है, दैट इज 10 to the power -9 मीटर, दैट मीन्स नैनोमीटर। Okay, so this is about the range of molecular forces. These all are the basic concepts related to surface tension. अभी तक हमने surface tension को हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ उसकी basic concepts आपको बता रही हूँ। Next point है sphere of influence. अभी देखो मैंने आपको range of molecule explain किया। यहाँ पे हम लोग एक molecule consider करते हैं। ये molecule का range maximum distance तक इस direction में यहाँ तक रहेगा। इसका रेंज यहां तक है, इस डायरेक्शन में यहां तक है, इस डायरेक्शन में यहां तक है, और इस डायरेक्शन में यहां तक है। सभी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 10⁻9 मीटर है, नैनोमीटर है, यहाँ पे भी कितना होगा 10⁻9, यहाँ पे भी 10⁻9, यहाँ पे भी 10⁻9। सभी डायरेक्शन में, सभी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सभी डायरेक्शन में वो कितना रहेगा 10⁻9 नैनोमीटर रहेगा, सॉरी 10⁻9 मीटर रहेगा। ओके, और अगर ये सभी पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका सेंटर बन गया स्फीयर का, और ये जो उसकी रेंज है वो क्या बन गई, रेडियस बन गई स्फीयर की। मतलब रेंज बन गई रेडियस, मॉलिक्यूल बन गया सेंटर, और ये दोनों मिला के एक स्फीयर बना। तो इसी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब एक्चुअल में ऐसा स्फीयर है नहीं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, राइट। जैसे कि ये टावर होता है, टावर के अराउंड हमें सिग्नल मिल रहा है, तो वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर, हम ऐसे स्फीयर लगाया होता है क्या, इतने ही सर्कल तक रेंज, ऐसे सर्कमफरेंस उन्होंने कुछ बनाया होता है क्या, फील्ड बनाया होता है, नहीं। हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ तक ही इसकी रेंज है। वैसे यहाँ तक, यहाँ पे हमने एक स्फीयर इमेजिन किया, जिस स्फीयर की रेडियस है उसकी रेंज और उसका सेंटर है वो मॉलिक्यूल। और अगर इस स्फीयर के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो अट्रैक्ट होगा, और अगर इस स्फीयर के बाहर वो मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, मतलब इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं रहेगा। अगर ये इसके अंदर है तो इसका इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि उसका जो इफेक्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का, उसको हम इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल इस स्फीयर के अंदर है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये स्फीयर के बाहर है तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। और इसी स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब an imaginary sphere surrounding a molecule in which force of attraction is present called as sphere of influence, or intramolecular forces can act called as sphere of influence। ये डेफिनेशन है sphere of influence की। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस फिल्म क्या होती है। देखो यहाँ पे हम लोग लिक्विड लेने वाले हैं। सपोज मैंने वाटर लिया और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करने वाली हूँ। तो ये वाटर का सरफेस है, देखो ये वाटर का सरफेस है। यहाँ पे एक अंदर एक मॉलिक्यूल मैंने कंसीडर किया है, सपोज दैट मॉलिक्यूल इज ए। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, सपोज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये बनेगा उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको मैंने नाम दिया मॉलिक्यूल बी। और तीसरा मॉलिक्यूल मैंने एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर कंसीडर किया, तो इसको मैं नाम दूंगी मॉलिक्यूल सी। देखो एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है सरफेस के लिक्विड के अंदर जो बल्क में है। बल्क में है मतलब उसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, उसके अराउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो बल्क का मॉलिक्यूल एक हमने कंसीडर किया। एक थोड़ा सरफेस के नियर है बी मॉलिक्यूल, और तीसरा ये उसका सेंटर रहेगा मॉलिक्यूल का। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने दिखाए हैं। और तीसरा जो है सी, दैट इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो क्या होगा, देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल की रेंज कहाँ तक है, यहां तक है, राइट। ये मॉलिक्यूल की रेंज कहाँ तक है, यहां तक है।
अगर मैं ये मॉलिक्यूल कंसीडर करूं तो इसकी रेंज कहां तक है, सभी डायरेक्शन में, इसका फोर्स सभी डायरेक्शन में रहेगा। देखो, एम आई क्लियर? इसकी रेंज ये सभी डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि इसके पास सभी साइड से मॉलिक्यूल्स है, मतलब इसकी रेंज सभी डायरेक्शन में है। इसकी रेंज यहाँ पे सिर्फ यहां तक ही है क्योंकि ऊपर लिक्विड नहीं है, ऊपर एयर है, तो ऊपर फोर्स नहीं रहेगा। फोर्स कहाँ रहेगा? नीचे की डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फोर्स रहेगा ये मॉलिक्यूल का, और ये मॉलिक्यूल का हाफ फोर्स नीचे की डायरेक्शन में रहेगा और हाफ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है इसकी रेंज नीचे कहां तक है? यहां तक है। तो यहां पे अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दो, ऐसी, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनाती हूं मैं, ये बी हो गया, तो यहां से मैंने एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये मॉलिक्यूल की जो रेंज है, वो रेंज का जो डिस्टेंस है, उतने डिस्टेंस का मैंने एक लिक्विड का लेयर बना लिया। सपोज मैंने इसको नाम दिया एक्स वाई और इसको नाम दिया एक्स डैश वाई डैश, तो ये लिक्विड का एक लेयर बन गया। कितना लेयर? जितना ये मॉलिक्यूल का रेंज है उतने डिस्टेंस का एक लेयर बन गया। और इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मॉलिक्यूल रेंज है, मॉलिक्यूल की रेंज है, उतने डिस्टेंस का जो लिक्विड का लेयर बनेगा सरफेस के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। तो यहाँ पे ये क्या बन गई? दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की रेंज देखो यहाँ तक है। इस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये सरफेस के ऊपर नहीं है। जो सरफेस के ऊपर है उस मॉलिक्यूल से लेके उसके डिस्टेंस तक, रेंज तक हमने एक लेयर बना ली और उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश जो है वो क्या है? उसके ऊपर का जो लिक्विड लेयर है उसको हम बोलेंगे सरफेस फिल्म। दैट इज क्लियर? ए बी सी क्या है? दीज आर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, और उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने दिखाए हैं। और एक्स डैश वाई डैश जो है वो क्या है? वहां तक है सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म की डेफिनेशन क्या है? द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस, सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस, उसका थिकनेस कितना है? इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म. This is the definition of surface film. It's a very simple actually. तो देखो बच्चों, हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके दो टाइप्स हमने देखे, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सेम मॉलिक्यूल्स। एडेसिव मतलब कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया रेंज क्या होती है। रेंज मतलब द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द फोर्स कैन एक्ट कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। वो कितनी होती है? दैट इज नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इन सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। इमेजिनरी स्फीयर ऑफ सराउंडिंग अ मॉलिक्यूल इन विच मॉलिक्यूल इज एट सेंटर एंड रेंज मीन्स इट्स रेडियस, वो उसकी रेडियस रहेगी एंड दैट इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड एज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद हमने देखा सरफेस फिल्म, तो लिक्विड लेयर बनता है जिसका थिकनेस होता है रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म। तो ये सभी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम, दैट इज सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा एक्स डैश वाई डैश जो है इसको हम कहते हैं सरफेस फिल्म, लेकिन ये इनसाइड द लिक्विड है। अगर इस लेयर के बारे में हम लोग देखें तो इसके ऊपर भी लिक्विड है और नीचे भी लिक्विड है, दोनों साइड में लिक्विड है। इस लेयर की बात करें तो ये जो है दैट इज नॉट फ्री सरफेस। लेकिन वही अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो एक्स वाई जो लिक्विड है उसके ऊपर एयर है और नीचे लिक्विड है, मतलब ऊपर लिक्विड नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पे बिल्कुल भी शेयर स्ट्रेस नहीं होता उसको हम शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। तो अगर इस एक्स वाई सरफेस की हम बात करें तो उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं है क्योंकि ऊपर की साइड में एयर है। तो ऐसे लिक्विड सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है?
It is the surface of a liquid which does not experience any shear stress called as free surface of liquid. Shear मतलब क्या? shear stress मतलब क्या? The stress which is responsible to change in a shape. तो यहाँ पे ये जो लेयर है उसके ऊपर ऐसा कौन सा भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में जो कि उसकी शेप को चेंज करे, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। और ये जिस लिक्विड लेयर के ऊपर ये शेयर स्ट्रेस नहीं होता, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस, दैट सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और इसी का यूज करके हम लोग सरफेस टेंशन स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चलो अभी मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि अपना एम है आज का, दैट इज द सरफेस टेंशन। अभी आपको सभी चीज़ें पता है, सभी बेसिक कंसेप्ट्स पता है। अभी मैं आपको सरफेस टेंशन एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, इसके लिए मैंने 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए हैं और उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंसिडर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल ए की। तो मॉलिक्यूल ए में क्या हो रहा है? देखो, ये मॉलिक्यूल ए जो है इट इज टोटली इनसाइड द लिक्विड, बल्क में है वो, टोटली इनसाइड द लिक्विड है। उसकी वजह से क्या होगा? इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा। मतलब इस डायरेक्शन में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में, ऐसे सभी डायरेक्शन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है मॉलिक्यूल ए का। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स मतलब क्या? इसका ये सेंटर लाइन है, ऐसे कंसीडर करो, इसका ये सेंटर लाइन है, इसके ऊपर के फोर्स और नीचे की फोर्स की हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों भी क्या है? इक्वल है। दिस फोर्स F1 इज इक्वल टू F2, दोनों भी क्या है? इक्वल फोर्सेस से। मतलब नेट फोर्स, यहाँ पे एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो क्या है? बैलेंस है। मतलब नेट फोर्स जो है वो क्या है? 0, क्योंकि इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो यहाँ पे कितना फोर्स रहेगा? 0 फोर्स रहेगा। दोनों साइड से बैलेंस हो रहा है, मतलब फोर्स कितना रहेगा? 0 फोर्स रहेगा। क्योंकि नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? F1 माइनस F2। तो अगर ये भी सेम है ये भी सेम है, अगर मैंने 1 न्यूटन लिया, यहाँ पे 10 न्यूटन लो, यहाँ पे 10 न्यूटन लो, दोनों 10 न्यूटन फोर्स दोनों साइड से ऐड करें तो 10 माइनस 10 क्या बन जाएगा? 0। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू क्या है? 0 है। बिकॉज द फोर्स इज अवेलेबल इन ऑल डिरेक्शन। वाई? बिकॉज दिस A इज इनसाइड द लिक्विड, टोटली इनसाइड द लिक्विड, दैट्स वाई। ये हो गया मॉलिक्यूल ए के बारे में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल बी की। मॉलिक्यूल बी में क्या हो रहा है? देखो, मॉलिक्यूल बी का ये सेंटर है मॉलिक्यूल का, और इसका रेंज देखो, ऊपर का कुछ पोर्शन है वो एम्प्टी है, मतलब एयर में है, वो टोटली इनसाइड द लिक्विड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में बहुत कम फोर्स अवेलेबल है। वही अगर हम नीचे की डायरेक्शन की बात करें तो नीचे की डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा फोर्स अवेलेबल है। तो अगर हम मॉलिक्यूल बी की बात करें, मॉलिक्यूल बी के नेट फोर्स की बात करें तो हमें पता चलेगा मॉलिक्यूल बी में ऊपर की डायरेक्शन में कम फोर्स अवेलेबल है, नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अवेलेबल है। इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स रहेगा, सेंटर में जो नेट फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका नेट फोर्स हमें यहाँ 0 नहीं मिलेगा, वो कुछ तो भी मिलेगा, वो भी आपको कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। ये हो गया मॉलिक्यूल बी के बारे में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल सी की। मॉलिक्यूल सी का देखो, हाफ पोर्शन जो है वो एयर में है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, और हाफ पोर्शन जो है वो इनसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनसाइड द लिक्विड इसके हाफ पोर्शन में सबसे ज़्यादा फोर्स, यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स नहीं है, ऊपर खींचने वाला फोर्स ही नहीं है सी के लिए। मतलब सभी फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो किसका ज़्यादा फोर्स रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? मॉलिक्यूल बी का कि मॉलिक्यूल सी का? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल सी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर खींचने वाला फोर्स ही नहीं, इसको तो भी थोड़ा बहुत ऊपर खींचने वाला फोर्स है। तो नेट फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा था नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर खींचने वाला यहाँ पे फोर्स ही नहीं है। तो इसका पूरा फोर्स कहाँ खींच रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। तो देखो, अगर ये ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसिडर करें सरफेस के ऊपर के,
ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करें सरफेस के ऊपर के, ये सभी कहाँ खींचे जा रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन में। सभी मॉलिक्यूल नीचे की डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स उनको अंदर खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो सरफेस का जो एरिया है वो मिनिमाइज हो रहा है। ऐसे नीचे की डायरेक्शन में खींचने की वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज हो रहा है और सरफेस के ऊपर हमेशा एक टेंशन एक्ट हो रही है, एक फोर्स एक्ट हो रही है। कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ये सरफेस है, सरफेस को ऐसे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रही है और सभी फोर्सेस नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रही है सरफेस के ऊपर, उस टेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। Why it happens? Due to the force of attraction between the molecules. और वो क्या करे, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इसको ऐसे भी बोला जाता है, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। और जो फोर्स एक्ट होती है, दैट फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। इसीलिए सरफेस टेंशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो उसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट ये थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब चलते इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक लिक्विड का सरफेस कंसीडर करती हूँ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो मैंने यहाँ पे एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कंसीडर किया। यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दी मैंने, ठीक है, इमेजिन करो एक लाइन है। तो होगा क्या, ये लाइन के इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स है, ये लाइन के इस डायरेक्शन में भी मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे इसको और ये मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहे इसको, मतलब सभी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, इधर भी फोर्स एक्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल्स ऐसे खींच रहे हैं और सरफेस एरिया मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ये लाइन की लेंथ हम लोग L कंसीडर कर लेते हैं। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज सपोज टू बी L एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स, टोटल टेंजेंशियल फोर्स हम F से डिनोट करते हैं। तो ये लेंथ पर यूनिट लेंथ पे, लाइन पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उस रेशो को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हम लोग T से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर कुछ बुक्स में इसको S से भी डिनोट किया है। तो S लो या T लो, मैं T ले रही हूँ क्योंकि आपके बुक में T दिया है। तो सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ऐसे उसको साइंटिफिकली डिफाइन किया जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, क्योंकि फिजिक्स हर एक चीज को मेजर करता है। अगर आपको सरफेस टेंशन मेजर करना है तो उसको कैसे मेजर करोगे, तो ये फॉर्मूला उन्होंने ढूंढा। एक सिंगल लेंथ के ऊपर, मतलब सपोज कंसीडर करो ये 10 मीटर की लेंथ है, 10 मीटर, इसको हम सिंगल पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब 1 1 1 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो 1 लेंथ के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ इन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और इससे इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, देखो ऐसा यूनिट बनेगा फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, न्यूटन पर मीटर कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ओके, इससे इसका डायमेंशन भी बन सकता है। डायमेंशन बोलो क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है, दैट इज L1 M1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। और नीचे L1 रहेगा, नीचे लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, L0 M1 T-2, ये डायमेंशन बनेगा सरफेस टेंशन का। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, दिस इज अबाउट द सरफेस टेंशन। तो ये सभी बेसिक हमने सरफेस टेंशन से रिलेटेड स्टडी किए हैं। अभी इसका और एक फॉर्मूला है सरफेस टेंशन का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ सरफेस एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियसली इसको एनर्जी रहेगी, राइट, क्योंकि जब कोई चीज़ को हम लोग ऐसे खींचते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, स्प्रिंग जब तक ऐसी रखी है तो उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन आप उसको खींचोगे, स्प्रिंग को खींचोगे तो वर्क डन होगा, राइट, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ये भी सरफेस मेम्ब्रेन है, दिस इज द कंटिन्यूअसली इन स्ट्रेच पोजीशन, मतलब ऐसे नीचे उसके ऊपर टेंशन लग रहा है, मतलब स्ट्रेच पोजीशन में नीचे खींचे जा रही है, तो उसको उसके पास भी एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है,
पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमें स्टडी करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, आज के लिए इतने बेसिक कंसेप्ट्स आई थिंक सो काफ़ी है, राइट बच्चों। ये सभी नोट्स के फोटोज निकाल के मैं भेजने वाली हूँ आपको। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एनर्जी, लेकिन उसके पहले लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। ये जो मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है और ये मॉलिक्यूल सी है। तो ये मॉलिक्यूल ए जो है टोटली इनसाइड द लिक्विड, बी हाफ नहीं पार्टली आउटसाइड द लिक्विड है, और मतलब 75% इनसाइड द लिक्विड है और 25% आउटसाइड द लिक्विड है। लेकिन सी जो है 50% इनसाइड द लिक्विड है, 50% आउटसाइड द लिक्विड है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर बाहर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है। बाहर से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? एडेसिव फोर्स, एयर मॉलिक्यूल्स का फोर्स। और अंदर से भी फोर्स एक्ट हो रहा है। अंदर से कौन सा? लिक्विड मॉलिक्यूल्स का फोर्स। मतलब अंदर से कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, बाहर से एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर 25% एडेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है और 75% कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल ए के ऊपर सभी डायरेक्शन से कोहेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। इसलिए हमने देखा था नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए क्या होता है? 0 होता है। नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इससे ज्यादा फोर्स इसका होता है। सबसे इससे भी ज्यादा फोर्स इसका होता है, सी का होता है। इसका मतलब हम ऑब्जर्व करें जितनी भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस के ऊपर, इन सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। सबके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट हो रहा है। और अगर हम इनकी एनर्जी देखें तो देखो यहाँ पे ए के पास ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि वो टोटली इनसाइड द लिक्विड है, उसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक सरफेस का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मिनिमम एरिया कवर करने के लिए ट्राई कर रहा है। मतलब मिनिमाइज द सरफेस एरिया, क्योंकि सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट ना? सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब ऐसे खींचे जा रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में। तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल है सब ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, नीचे की डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ काम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एक्शन होती है, तो उसको हम वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है इसका मतलब क्या कि इन सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एम आई क्लियर? ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सबके पास एनर्जी है, बट सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स के। इसके पास भी एनर्जी है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसके पास भी एनर्जी है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है, इससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी इसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? ये मॉलिक्यूल के पास है, क्योंकि इसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। वो सरफेस के ऊपर है, उसका इस डायरेक्शन में भी अलग फोर्स एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में अलग फोर्स एक्ट हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इस सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा है। तो इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। और हाइट भी देखो, हाइट भी ज्यादा है ना? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। अगर हाइट ज्यादा है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। और हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है, देखो कोई भी मॉलिक्यूल हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आने की कोशिश करता है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी क्या होती है? ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट? हर एक मॉलिक्यूल को रेस्ट के ऊपर आना है, हर एक मॉलिक्यूल को पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है? नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल की टेंडेंसी याद रखो आप लोग, हर एक चीज की टेंडेंसी होती है ट्राई टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। तो ये भी वही कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो जितने भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं इन सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अंदर के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? जो सरफेस के ऊपर, सरफेस
सरफेस के ऊपर, सरफेस फिल्म के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो बल्क के मॉलिक्यूल्स है उनसे ज्यादा एनर्जी उनके पास है। अंडरस्टैंड। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस लेयर के मॉलिक्यूल्स है उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था MHT CET 2019 में। तो वो क्वेश्चन देखो क्या था, मैं आपको बुक में ही दिखाती हूँ, लिख के नहीं बताती। इजी क्वेश्चन था। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उन्होंने वहां पे सोप फिल्म यूज की है, इसलिए मैं सोप फिल्म से रिलेटेड कुछ बात बताती हूँ। जो सोप फिल्म होती है, ऐसे ऑब्जर्व किया गया कि सपोज कंसीडर करते हैं कि हमने एक वायर ली, उसकी ऐसी एक फ्रेम बनाई। ओके, एक वायर ली, उसकी ऐसे एक फ्रेम बनाई और इसको हमने सोप फिल्म के अंदर डिप किया। तो सिर्फ सोप फिल्म के अंदर डिप करने के बाद क्या होगा, ऐसी सोप फिल्म हमें यहाँ पे दिखेगी, इसके ऊपर ऐसे लेयर दिखेगा, राइट ना। बहुत बार हम लोग खेलते भी है, तो वो बबल्स बनाते वक्त हम खेलते हैं, तो वहां पे अगर हम उस वायर को सोप फिल्म के अंदर डालते हैं तो वो ऐसे लेयर बनाती है, उसके अंदर सर्कल होता है और फिर वहां से बबल क्रिएट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया। तो यहाँ पे एक ऐसी सोप फिल्म बनेगी। तो ये जो सोप फिल्म होती है ये 2 लेयर होते हैं, इट इज नॉट अ सिंगल लेयर। एक इस डायरेक्शन में, एक यहाँ इस साइड से, एक दूसरी साइड से, 2 लेयर्स बनते हैं। इसीलिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बनता है, हमेशा याद रखो। अगर वहां पे सोप फिल्म है तो आपको 100% ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला वही है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L। लेकिन यहाँ पे 2 लेयर्स होने की वजह से हम लोगों को सिर्फ L नहीं लेना है, यहाँ पे 2L लेना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। जहां जहां आप सोप फिल्म यूज करोगे वहां पे आपको 2L लेना है। तो F क्या बनेगा यहाँ पे, 2L इंटू T, 2LT बनेगा F अगर सोप फिल्म है तो। इसी के ऊपर CET 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन देखो क्या था, CET 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म ओवर अ फ्रेम MnOP। मतलब एक फ्रेम ली है लाइक दिस, MnOP, ये एक फ्रेम ली है और इस फ्रेम को MnOP एज शोन इन फिगर। द वायर OP कैन स्लाइड। यहाँ पे एक वायर है, ये जो OP है यहाँ पे एक वायर है और वो स्लाइड कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन। द मास टू बी अटैच टू वायर OP टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म है, इज फॉर्म ओवर अ सरफेस, इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई है। ऑब्वियसली ये लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई मतलब इसको सरफेस टेंशन आया होगा और सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और फोर्स लगाने की वजह से ये वायर इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वायर इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगी। तो ये वायर को इसी पोजीशन में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मास अटैच करना होगा। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट फोर्स इज सपोज टू बी F'। तो इस डायरेक्शन में भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें फोर्स लगाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मास। सिर्फ मास अटैच नहीं होगा, उसके साथ G भी लगेगा। तो ये मास जो है, द मास टू बी अटैच टू वायर OP, वायर OP को जो मास हम अटैच कर रहे हैं वो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना मास अटैच करना होगा, ये वो लोग पूछ रहे। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम लोग। नीचे ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं देखो, ऑप्शन A दिया है, समझ में आया सबको क्वेश्चन मैंने क्या बताया। क्वेश्चन क्या है, लिक्विड फिल्म इज फॉर्म ओवर अ फ्रेम MnOP। MnOP के ऊपर एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई है। द वायर OP कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ये वायर OP स्लाइड हो सकती है। अगर लिक्विड फिल्म फॉर्म हुई तो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसीलिए ये OP इस डायरेक्शन में मूव होगा। लेकिन हमें उसको मूव नहीं करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है। उसी पोजीशन में रखने के लिए हमें मास अटैच करना होगा। तो मास अटैच करने के लिए कितना मास हम लोग अटैच करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए हैं।
ए ऑप्शन दिया है 2TL डिवाइड बाय जी, बी ऑप्शन दिया है TL, सी ऑप्शन दिया है जी डिवाइड बाय 2TL, डी ऑप्शन दिया है T बाय जी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। फॉर्मूला देखो क्या है, F इज इक्वल टू F डिवाइड बाय 2L लेना है क्योंकि सॉफ्ट फिल्म हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले, ज्यादा से ज्यादा 2L ही लेते हैं। T इज इक्वल टू F डिवाइड बाय 2L। तो फोर्स उन्होंने पूछा है, मतलब मास पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg डाल दो, mg डिवाइड बाय 2L, क्योंकि सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में और नीचे वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट इज F इंटू 2L। ओके, तो ये हमने लगाया इस डायरेक्शन में कौन सा, mg, तो mg डिवाइड बाय 2L। हमें m निकालना है, तो m को एज इट इज रखो, t इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 2L। इस m को अगर हमने एज इट इज रखा तो 2L इधर मल्टीप्लाई होगा और g डिवाइड होगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2TL, 2L इधर मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय ये g यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस डायरेक्शन में आके डिवाइड होगा। मतलब फॉर्मूला क्या मिला, मास कितना चाहिए हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, 2TL डिवाइड बाय g है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सीटी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जेई और नीट के थोड़े हाई लेवल के होते हैं।